अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनेद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम एसिड बेस टाइट्रेशन को डिस्कस करेंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन जो है इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल्स इस लेक्चर में आपसे शेयर की जाएगी। तो इस लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन कहते किसे हैं। Acid based titrations are volumetric analysis methods based on neutralization reactions between an acid and a base, resulting in the formation of salt and water. अब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बेसिकली क्या है? ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेथड है और किस पे बेस्ड है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस के दरमियान। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और साल्ट बनता है, वाटर बनता है और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो है इस पे बेस्ड है। अब इसमें देखिएगा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर डिटर्मिनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस by exactly neutralizing it with a standard solution of base or acid having known concentration। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हम या तो एसिड की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करते हैं, किसकी मदद से? बेस के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस को यूज़ करके, या फिर हम बेस की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग इट विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, यानी एसिड की कंसंट्रेशन डिटरमिन करनी है तो हमें बेस का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए, और अगर बेस को की कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी है तो उसके लिए जो हम एसिड यूज़ कर रहे हैं उसकी हमें कंसंट्रेशन मालूम हो। ठीक हो गया। तो जनरल रिएक्शन में यही है कि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? साल्ट और वाटर। और दे आर परफॉर्म टू डिटरमिन, एसिड बेस टाइट्रेशन जो है ये परफॉर्म किए जाते हैं किस मकसद के लिए? नंबर वन देखें, टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस वाइदर एन अननोन एसिड और बेस इज अ स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, यानी एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए वाइदर जो एसिड या बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस पे डिपेंड ये नहीं करता। ठीक है, एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, दोनों केसेस में उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए हम एसिड बेस टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा pKa ऑफ एन अननोन एसिड और pKb ऑफ एन अननोन बेस, इसको डिटरमिन करने के लिए भी एसिड बेस टाइट्रेशन जो है ये यूज़ की जा सकती है। द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस कॉन्टेनिंग एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स, यानी किसी सब्सटेंस की प्योरिटी को डिटरमिन करने के लिए कि जिसमें एसिड या बेसिक ग्रुप्स मौजूद हैं, कंटेंट मौजूद है, तो उसके लिए भी हम एसिड बेस टाइट्रेशन कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल देखिएगा, इसमें होता क्या है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक्चुअल में हाइड्रोजन आइंस फ्रॉम एसिड एंड हाइड्रोक्सिल आइंस फ्रॉम बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक हो गया। व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ बेस, हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस कंबाइन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, और एसिड बेस टाइट्रेशन जो है ये क्वांटिटेटिव, स्टिशियोमेट्रिक और फास्ट रिएक्शन होता है, और इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है उसको हम डिटेक्ट करते हैं विद अ सूटेबल इंडिकेटर या फिर पीएच मीटर के ज़रिए। ठीक है, तो ये चंद इम्पॉर्टेंट कह लें कि पॉइंट्स हैं एसिड बेस टाइट्रेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसका इक्विवेलेंस पॉइंट है एसिड बेस टाइट्रेशन का वो क्या होता है। द पॉइंट इन अ टाइट्रेशन वेयर द मोल्स ऑफ एसिड आर एग्जैक्टली इक्वल टू द मोल्स ऑफ बेस अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन स्टिशियोमेट्री, यानी रिएक्शन स्टिशियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब एसिड के मोल्स एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, या इक्विवेलेंट पॉइंट कहते हैं। अब इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड हैं उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वल रेशो है। ठीक है, तो क्या होगा? ये पॉइंट क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाता है। ठीक है,
और इस पॉइंट पे क्या होता है, केमिकली जो न्यूट्रलाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। और पीएच जो है इक्विवेलेंस पॉइंट पे वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ एसिड बेस रिएक्शन पे। pH एट इक्विवेलेंस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड और बेस जो है उसकी टाइप पे डिपेंड करता है इक्विवेलेंस पे जो pH होगी। ठीक है, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, तो उस हिसाब से pH जो है वो चेंज होती रहती है इक्विवेलेंस पॉइंट की। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि हमारे पास जो एसिड बेस टाइट्रेशंस हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और उनके जो इक्विवेलेंस पॉइंट हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक हैं। तो ये कंप्लीट टेबल जो है ये टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन से रिलेटेड है एंड इक्विवेलेंस पॉइंट करेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें ज़रा देखिएगा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है किस बात पे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस पे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास चार जो है वो मेन टाइप्स बनती हैं। सबसे पहले देखिएगा, एक है जी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। तीसरा क्या होता है, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। और चौथी जो है वो है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। इसी तरह एक एडिशनल भी है टाइप, दैट इज़ अ पॉलीप्रोटिक एसिड टाइट्रेशन। यानी उसमें क्या होता है, या तो एसिड, ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड टाइट्रेशन, एसिड जो है उसमें क्या होता है एक से ज़्यादा एच पॉजिटिव आइंस होते हैं। तो सबसे पहली टाइप देखिएगा जो कि हमने बात की है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है HCl एंड NaOH की। और इसमें क्या होता है कि H पॉजिटिव आइंस एसिड से और OH नेगेटिव आइन बेस से आते हैं और वाटर बनता है। और इसकी जो pH इक्विवेलेंस है, यानी किस pH पे आपस में वो कम्प्लीटली रिएक्ट करेंगे, तो pH है 7। ठीक है, इक्विवेलेंस की जो pH है वो क्या है 7 फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। अब इसमें रीज़न देखिएगा, रीज़न क्या है कि जो दोनों आइंस होते हैं, ठीक है, एसिड और बेस, ज़रा देखिए HCl और NaOH। तो इसमें जो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ये दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती, नो हाइड्रोलिसिस अकर। तो इसलिए फिर pH क्या होती है वो 7 पे ही मेंटेन रहती है। तो इसमें जो इंडिकेटर है, बेस्ट इंडिकेटर कौन से हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, तो फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, दोनों ही सूटेबल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की, सॉरी वीक बेस की, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो है HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि वीक बेस है। तो इसमें होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड तो H पॉजिटिव देगा, ठीक होगा, तो H पॉजिटिव और साथ में क्या होगा Cl नेगेटिव। जबकि वीक बेस जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज या डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, तो जो वीक बेस है उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, ठीक है, ये NH4OH, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये जो NH4OH है, ठीक है, ये जब H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा एसिड से, तो ये इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, दैट इज NH4 पॉजिटिव। अब ये NH4 पॉजिटिव जो है ये क्या करता है, ये H पॉजिटिव को रिलीज करता है और हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी वाटर के साथ एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, इसकी एसोसिएशन हो जाती है। तो इस वजह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन है, इसकी जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है उसकी pH जो है वो क्या होती है, वो 7 से लेस होती है। रीज़न क्या है जी, रीज़न ज़रा देख लें कि कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस वो क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है और H पॉजिटिव को रिलीज करता है। और इसमें जो सूटेबल इंडिकेटर है वो क्या है, मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, जो कि चेंज करता है कलर एसिडिक रेंज में। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें एग्जांपल देखिएगा, एसिडिक एसिड जो कि वीक एसिड है और बेस जो है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपने ये एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो जो चैप्टर है एसिड और बेस वाला, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम वाला, उसको आप डिटेल में सुने तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे कि वीक एसिड क्या होता है,
स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, इसी तरह वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। अब इसमें ज़रा देखें कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस जो है वो क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, जबकि जो वीक एसिड है ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है, एसीटेट आइन, वो हाइड्रोलाइज होके क्या करेगा, वाटर प्रोड्यूस, OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जब OH नेगेटिव प्रोड्यूस होंगे तो फिर क्या होगा, ओवरऑल सोल्यूशन जो है बेसिक होगा, तो उसकी पीएच फिर क्या होगी, 7 से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में जो इक्विवेलेंस है उसकी पीएच 7 से ग्रेटर होती है। और इसमें जो सूटेबल इंडिकेटर है वो फिनोफ्थलीन है, क्योंकि फिनोफ्थलीन बेसिक रेंज में अपना कलर चेंज करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। इसमें एग्जांपल देखें तो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही वीक हैं। तो इससे होता क्या है कि दोनों वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनता है, और वीक बेस क्या करता है, ये भी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि बोथ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस हाइड्रोलाइज होते हैं, और जो पीएच है वो वेरी करती है। अब वीक एसिड और वीक बेस की जो पीएच है इक्विवेलेंस की, वो वेरी करती है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी जो पीएच है वो डिपेंड करती है के और के पे, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस पे डिपेंड करती है। इस वजह से पीएच जो है वो अराउंड 7 होगी, लेकिन वेरिएबल होगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी शार्प जो है कलर चेंज नहीं होता। इसकी जो एंड पॉइंट है वो पीएच मीटर के थ्रू या कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी मेथड के थ्रू इसकी जो एंड पॉइंट डिटेक्शन की जाती है। ठीक है, और लास्ट जो है फिफ्थ, दैट इज़ अ पॉलीप्रोटिक एसिड टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो एसिड है उसमें क्या होता है, वो एक से ज़्यादा H पॉजिटिव आइंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें मल्टीपल न्यूट्रलाइजेशन स्टेप्स होते हैं, और इसमें मल्टीपल इक्विवेलेंस पॉइंट्स होते हैं। ईच प्रोटॉन न्यूट्रलाइज सेपरेटली, हर जो प्रोटॉन है वो सेपरेटली न्यूट्रलाइज होता है। तो इसमें जो इंडिकेटर है उसको आप कैसे चूज़ करेंगे, हर स्टेप के लिए जो है, हर स्टेप की जो पीएच रेंज है वो क्योंकि डिफरेंट होगी, तो उसके लिए इंडिकेटर भी जो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये ओवरऑल जो है टेबल, इसमें हमने क्या देखा है कि जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस हैं उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, उसमें कौन सी एग्जांपल है, और इसमें जो पीएच है वो क्या होती है, और पीएच की रीज़न क्या है। ठीक है, और कौन सा इंडिकेटर जो है वो सूटेबल है फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब यहाँ ज़रा देख लीजिएगा, जो टाइट्रेशन कर्व्स होती हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी टाइट्रेशन कर्व कुछ इस तरह की होती है। इसमें जो कर्व है वो बिल्कुल लो पीएच पे स्टार्ट होती है और राइज करती है। ठीक है, और एंड होती है अराउंड 13 पीएच पे। ठीक है, इसी तरह जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इसकी जो कर्व है वो स्टार्ट होती है रिलेटिवली हायर पीएच पे, 3 के राउंड स्टार्ट होती है और बहुत ही कम राइज करती है। इसी तरह ये जो है वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस जो है इसकी टाइट्रेशन कर्व, और इसी तरह जो है वीक एसिड और एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये जो है इनकी टाइट्रेशन कर्व जो हैं, इसमें जो है पीएच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपने याद रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी पीएच जो है वो इक्विवेलेंस की, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट जो है जब आता है तो पीएच क्या होती है, पीएच 7 होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इसकी पीएच क्या होती है, लेस देन 7 होती है। वीक एसिड और वीक बेस जो है इसकी जो है वो अराउंड 7 होती है, लेकिन वेरिएबल होती है। ठीक है, 7 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो पीएच है वो क्या होती है, वो 7 से ग्रेटर होती है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एसिड बेस इंडिकेटर की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, और जो इंडिकेटर है वो स्पेसिफिक पीएच आने पर अपना कलर क्यों चेंज करता है। ठीक है, तो इसमें ज़रा देखिएगा एसिड बेस इंडिकेटर्स जो हैं
acid base indicators are weak organic acids or bases that exhibit a distinct and visible color change over a specific pH range. सबसे पहली बात कि एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या हैं, दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स या बेसिस। ठीक है, वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस हैं जो कि क्या करते हैं, विजिबल कलर चेंज होता है ओवर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज। यानी जब पीएच रेंज जो है, एक ख़ास पीएच रेंज में ये ख़ास कलर शो करते हैं। जैसे ही पीएच चेंज होती है तो ये अपना कलर क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। इस करैक्टरिस्टिक की बेस पे इनको एज अ इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। और ये हैं क्या, दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस। अब पर्पस देखिए, पर्पस हमें पता है, यूज्ड इन टाइट्रेशंस टू डिटरमिन द एंड पॉइंट। इनको टाइट्रेशंस में यूज़ किया जाता है ताकि हमें एंड पॉइंट जो है उसका पता चल सके। द मोमेंट द इंडिकेटर चेंजेस कलर क्लोज टू द इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी कि जब इंडिकेटर कलर चेंज करता है, जिस लम्हे उसका कलर चेंज होता है, ठीक है, तो वो पॉइंट जो है वो इक्विवेलेंस पॉइंट के क्लोज होता है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक टर्म होती है इक्विवेलेंस पॉइंट, एक होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट वो होता है कि जब कलर चेंज हो जाता है, और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है कि जब केमिकली स्टिशियोमेट्रिकली जो है इक्वल अमाउंट्स आपस में रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो एंड पॉइंट जो है जितना ज़्यादा इक्विवेलेंस पॉइंट के क्लोज होगा, रिजल्ट्स उतने बेटर होंगे। अब की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें ज़रा देखिएगा कि होता क्या है कि हमने बात की कि इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं पीएच रेंज के साथ। जैसे पीएच चेंज होती है तो उसका कलर चेंज होता है। तो इसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जो इंडिकेटर है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है तो एक स्पेसिफिक कलर शो करता है, और अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है तो अलग कलर शो करता है। तो इसका मतलब है द आयोनाइज्ड एंड The unionized and ionized forms of the indicator have different colors. ठीक है, इंडिकेटर का अगर आयोनाइज्ड फॉर्म है तो उसका अलग कलर होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है तो उसका अलग कलर होगा। ठीक है, हम यहाँ पे प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। द कलर चेंज अकर्स ड्यू टू शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर। जैसे ही इंडिकेटर की आयोनाइज्ड फॉर्म अनआयोनाइज्ड फॉर्म में या अनआयोनाइज्ड फॉर्म आयोनाइज्ड फॉर्म में चेंज होती है तो इंडिकेटर क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, आयोनाइज्ड फॉर्म कौन सी है और अनआयोनाइज्ड कौन सी होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो पीएच जैसे ही चेंज होगी, इट इज़ काज्ड बाय द चेंज इन एच पॉजिटिव आइंस। यानी पीएच किस पे डिपेंड करती है, एच पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास एक वीक एसिड इंडिकेटर है। ठीक है, उसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म कौन सी है, वो है HIN। ठीक है, और इसकी आयनाइज्ड फॉर्म कौन सी है, IN नेगेटिव। यानी जब वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो आयनाइज हो गया। ठीक है, तो अनआयनाइज्ड फॉर्म में उसका एक कलर होगा और आयनाइज्ड फॉर्म में उसका एक अलग कलर होगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है एसिड बेस इंडिकेटर का। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं एसिड बेस इंडिकेटर की। तो बेसिकली 2 थ्योरीज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर वर गिवन बाय ऑस्टवाल्ड एंड क्यूनॉइड। ठीक है, ऑस्टवाल्ड और क्यूनॉइड ने दोनों ने सेपरेटली एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरीज पेश की थी। एसिड बेस इंडिकेटर आर दोज ऑर्गेनिक डाइज दैट हेल्प टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी बेस पे हम एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं। और ये जो हैं इंडिकेटर्स, ये एसिडिक सोल्यूशन में अलग कलर शो करेंगे, बेसिक सोल्यूशन में अलग कलर शो करेंगे। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था कि ख़ास पीएच रेंज में ये अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक, देयर फॉर एन इक्विवेलेंट पॉइंट इज डिटेक्टेड ड्यू टू चेंज इन द कलर ऑफ इंडिकेटर। यानी जो इंडिकेटर है अपना कलर चेंज करता है तो उस कलर चेंज की बेस पे हम इक्विवेलेंट पॉइंट को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस की हैं, फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। तो कौन सी वो 2 फेमस थ्योरीज हैं एसिड बेस इंडिकेटर की, उसमें एक थ्योरी जो है वो है
ऑस्टवाल्ड थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर और दूसरी है क्यूनॉइड थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये दोनों थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं कि इंडिकेटर जो है वो अपना कलर चेंज क्यों करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑस्टवाल्ड थ्योरी, जिसे हम आयनाइजेशन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड थ्योरी, एसिड बेस इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक बेसिस। ठीक है, या तो ये वीक ऑर्गेनिक एसिड हैं या वीक बेसिस हैं। ठीक है, जब इंडिकेटर जो है वो आयनाइज होता है, उसकी आयनाइजेशन होती है, तो उसकी जो आयनाइज फॉर्म है और अनआयनाइज फॉर्म है, उन दोनों के एक्वस सोल्यूशन में क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, मोर ओवर द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, यानी जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा जो है कलर की विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन द ग्रेटर विल बी द विजिबिलिटी ऑफ द कलर। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है जी मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज जो है इसको हम ऑस्टवाल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसमें ज़रा देखिए कि मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये एक वीक एसिड है और इसकी जब आयनाइजेशन होगी एक्वस सोल्यूशन में तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव देगा और साथ में क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, या कह लें कि अनआयनाइज्ड फॉर्म से किस में कन्वर्ट होगा, आयनाइज्ड फॉर्म में। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसंट्रेशन है वो ऊपर लिखी जाती है, एसिड वाली साइड पे जो कंसंट्रेशन है उसे नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो K है दैट इज़ अ इंडिकेटर कांस्टेंट। ठीक है, इंडिकेटर कांस्टेंट, या जिसे हम आमतौर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर की, तो हम इसे कह देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। अब ये आपने याद रखना है कि जो मिथाइल ऑरेंज है उसका जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है, अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज, उसका कलर जो होता है वो क्या होता है, वो रेड कलर होता है। कौन सा कलर होता है, रेड कलर। जबकि आयनाइज्ड फॉर्म में उसका कलर जो है वो येलो कलर है। तो आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अनआयनाइज्ड में रेड है जबकि आयनाइज्ड में क्या है, येलो है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि जब हम एसिड ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, ये तो एज ए इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब एसिड ऐड करेंगे तो एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा। H पॉजिटिव देने की वजह से सोल्यूशन में क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और इंडिकेटर कांस्टेंट जो है इसको क्योंकि कांस्टेंट रहना होता है तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, जब बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम, यहाँ जरा देखिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है बैकवर्ड, तो फिर क्या होगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल कलर कौन सा होगा, वो रेड होगा, क्योंकि अनआयनाइज्ड फॉर्म का कलर क्या था, वो रेड था। इसी तरह अगर बेस ऐड किया जाता है और बेस एक्सेस में हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर इक्विलिब्रियम ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होता है। ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होगा तो अब क्या है, अब कौन सी फॉर्म बढ़ेगी, आयनाइज्ड फॉर्म, और आयनाइज्ड फॉर्म का फिर कलर क्या होता है, येलो होता है। तो इस तरह जैसे ही पीएच रेंज एक ख़ास पॉइंट पे चेंज होती है तो इंडिकेटर जो है उसकी जो आयनाइज्ड फॉर्म है वो अनआयनाइज्ड में चेंज हो सकती है, अनआयनाइज्ड आयनाइज्ड में चेंज हो सकती है। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, कलर चेंज होता है। अब इसी तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने वही बेस की बात की है कि जब बेस ऐड किया जाता है तो H पॉजिटिव जो है सोल्यूशन में वो हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में कमी आती है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है और आयनाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से कलर क्या होगा, येलो कलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन जो है उसको हम उसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो किस तरह है। इसमें ज़रा देखिएगा कि फिनोफ्थलीन की जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है वो कलरलेस है, जबकि आयनाइज्ड फॉर्म जो है उसकी पिंक है। ठीक है, तो अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ फिनोफ्थलीन एग्जिबिट नो कलर बट एन आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इट एग्जिबिट पिंक कलर। तो इसमें कॉन्सेप्ट ज़रा देखिएगा कि
इंडिकेटर क्या है जी? अगेन वही बात यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर एसिड ऐड किया जाता है तो एसिड ऐड करने से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है। तो एसिडिक मीडियम में फिनोल्फथालीन का कोई कलर नहीं है, जबकि बेसिक मीडियम में कौन सा कलर होता है? वो होता है पिंक कलर। और यहाँ पे अगेन बात कि आपने अगर जो है इक्विलिब्रियम जो है या ली शैटलियर प्रिंसिपल, ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर जो है डिटेल में आप सुने, ठीक है? तो इंशाल्लाह तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें ओवरऑल जो है इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट ज़रा देखिएगा क्या है कि इंडिकेटर वीक एसिड और वीक बेसिस हैं। एसिडिक मीडियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टू आयनाइज्ड फॉर्म, तो एक स्पेसिफिक कलर शो होगा। और बेसिक मीडियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टू आयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है? एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज्ड फॉर्म, जबकि बेसिक मीडियम में आयनाइज्ड फॉर्म। तो दोनों डिफरेंट फॉर्म्स में कलर भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब इसकी ज़रा लिमिटेशन देखिएगा कि ये जो थ्योरी है ऑस्टवाल्ड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स की, इट कैन नॉट एक्सप्लेन इंडिकेटर्स लाइक लिटमस वेयर कलर चेंज इज ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस, नॉट सिंपल आयनाइजेशन, ठीक है? अब जो लिटमस है वो भी तो अपना कलर चेंज करता है, लेकिन ये थ्योरी जो है लिटमस के कलर चेंज करने को एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि लिटमस का जो कलर चेंज है वो किस बेस पे होता है? स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से होता है, ना कि आयनाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट जो थ्योरी है ये है क्यूनॉइड थ्योरी। अब इसमें ज़रा देखिएगा कि ऑस्टवाल्ड थ्योरी ने जो एक्सप्लेन किया है कलर चेंज मैकेनिज़्म, वो उसने किया है आयनाइजेशन की बेस पे, ठीक है? तो जबकि क्यूनॉइड थ्योरी जो है इट हैज़ ट्राई टू एक्सप्लेन द काज ऑफ कलर चेंज, ठीक है? ऑस्टवाल्ड थ्योरी क्या बता रही है? वो मैकेनिज्म ऑफ इंडिकेटर कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर बता रही है, जबकि क्यूनॉइड थ्योरी क्या बताती है? ये काज ऑफ कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर बताती है, ठीक है? तो इसमें आपने देखना है कि दिस थ्योरी इज आल्सो नाउन एज बेंजोनाइड क्यूनॉइड थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्यूनॉइड थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो इंडिकेटर है, ठीक है, उसकी जो अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड फॉर्म है, ये दोनों आपस में क्या होती हैं? दे आर टोटोमेरिक फॉर्म्स है। ये दोनों फॉर्म कौन सी हैं? टोटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं। तो एक टोटोमेरिक फॉर्म जो है वो कौन सी होती है? वो होती है क्यूनॉइड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जिसे हम क्यूनॉइड फॉर्म कहते हैं। जबकि दूसरी टोटोमेरिक फॉर्म जो है वो बेंजीन रिंग वाली होती है, जिसे हम बेंजेनाइड फॉर्म कहते हैं, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट आपने दोबारा सुन लेने हैं कि क्यूनॉइड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंडिकेटर है उसकी आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म एक दूसरे के क्या हैं? टोटोमेरिक फॉर्म्स हैं। और इन दोनों टोटोमेरिक फॉर्म में एक फॉर्म जो है वो क्यूनाइड स्ट्रक्चरल फॉर्म है और दूसरी जो है वो बेंजेनाइड फॉर्म है, ठीक है? फर्दर हम स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। तो क्यूनाइड फॉर्म जो है इसका क्या होता है? इसका डीप कलर होता है। क्यूनाइड फॉर्म का कलर कौन सा होता है? क्यूनाइड फॉर्म एग्जिबिट डीप कलर यानी गहरा कलर होता है, जबकि बेंजेनाइड फॉर्म का कलर क्या होता है? वेरी लाइट होता है, ठीक है? ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, ये जो है ये क्यूनाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये जो मिथाइल ऑरेंज है, इसमें ज़रा देखें कि जो दोनों रिंग्स हैं इस स्ट्रक्चर में, वो दोनों बेंजीन वाली हैं, यानी ये इसकी बेंजेनाइड फॉर्म है। नीचे देखें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्यूनाइड फॉर्म है, ठीक हो गया? तो होता क्या है कि बेंजेनाइड फॉर्म में अलग कलर होगा, क्यूनाइड फॉर्म में अलग कलर होगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो है वो चेंज हो रही है। तो कॉन्जुगेशन चेंज होने से क्या होता है? कंपाउंड डिफरेंट वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो करता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो चेंज होता है। तो ये आपने याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज जो है जिसकी बेंजेनाइड फॉर्म, ठीक है, वो येलो कलर होता है बेसिक सोल्यूशन में, जबकि इसकी जो क्यूनाइड फॉर्म है वो रेड कलर होता है एसिडिक सोल्यूशन में। अब ये सिंपल देखिएगा, बहुत आसान बात है कि जब आप एसिड ऐड करते हैं एसिडिक सोल्यूशन में, क्या होगा कि ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ H अटैच हो गया, ठीक है? और बेसिक सोल्यूशन में क्या हुआ
कि बेसिक सोल्यूशन में यहाँ नाइट्रोजन से जो है वो H चला गया है, ठीक हो गया। तो इसी तरह क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स होंगी तो उनका क्या होगा, कलर भी डिफरेंट होगा। एक इसमें कौन सी फॉर्म है, क्यूनाइड फॉर्म है, दूसरी इसमें बेंजेनाइड फॉर्म है, और दोनों एक दूसरे की टॉटोमेरिक फॉर्म है। टॉटोमरिज्म का आपको याद होगा कि विद इन अ कंपाउंड क्या होता है, विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जो है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर होता है। अब इसी तरह आप फिनोफ्थलीन के केस में देख लें तो फिनोफ्थलीन के केस में क्या है कि यहाँ पे आपको क्यूनाइड फॉर्म नज़र आ रही है और यहाँ पे बेंजेनाइड फॉर्म है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सी फॉर्म होती है, एसिडिक सॉल्यूशन में बेंजेनाइड फॉर्म होगी जो कि कलरलेस है, और बेसिक सॉल्यूशन में इसकी कौन सी फॉर्म होगी, क्यूनाइड फॉर्म होगी जिसका कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है। तो ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट ज़रा देखें तो कॉन्सेप्ट में क्या है कि इंडिकेटर जो है वो टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बेंजीनाइड फॉर्म में एक कलर होगा, क्यूनाइड फॉर्म में दूसरा अलग कलर होगा। और जो पीएच चेंज है, ठीक है, ये क्या करती है, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट करती है बिटवीन दीज टू फॉर्म्स। यानी जैसे ही पीएच चेंज होगी एसिडिक से बेसिक मीडियम में या बेसिक से एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, एक टॉटोमेरिक फॉर्म दूसरी में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिनोफ्थलीन जो है इसकी एसिडिक मीडियम में कौन सी फॉर्म है, बेंजेनाइड फॉर्म, और बेसिक मीडियम में इसकी क्यूनाइड फॉर्म है। और इस थ्योरी का जो एडवांटेज है वो ये है कि इट एक्सप्लेन्स व्हाई सम इंडिकेटर शो नो आयनाइजेशन बट स्टिल चेंज कलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ जो इंडिकेटर्स हैं जो कि आयनाइज नहीं होते लेकिन वो कलर चेंज शो करते हैं, तो ये थ्योरी जो है इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करती है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, हम इन दोनों थ्योरीज़ का कंपैरिजन कर लें तो ओस्टवाल्ड थ्योरी जो है ये आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम है इसमें, जबकि क्यूनाइड थ्योरी में क्या होता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स होती हैं। और ओस्टवाल्ड थ्योरी में जो कलर चेंज है वो होता है बिटवीन आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म्स, जबकि क्यूनाइड थ्योरी में क्या होता है, बेंजेनाइड और क्यूनाइड फॉर्म्स होती हैं तो स्ट्रक्चर चेंज होता है उस वजह से। और ओस्टवाल्ड थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करती है सिंपल वीक एसिड और बेस इंडिकेटर्स को, जबकि क्यूनाइड थ्योरी जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले इंडिकेटर को भी एक्सप्लेन करती है। और इसकी लिमिटेशन देखें तो ओस्टवाल्ड थ्योरी जो है इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल कलर चेंजेस, जबकि क्यूनाइड थ्योरी जो है ये मोर यूनिवर्सल है बट कॉम्प्लेक्स है। अब नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉमन इंडिकेटर्स जो कि एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। इसमें हमारे पास हर इंडिकेटर जो है उसके ख़ास पीएच रेंज है। उस पीएच रेंज लोअर पीएच पे उसका अलग कलर होगा, हायर पीएच पे उसका अलग कलर होगा, ठीक है। और उसका जो एंड पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट ये वो पॉइंट होगा कि जहाँ पे क्या होगा, इंडिकेटर कलर चेंज करेगा। अब इसमें ज़रा देखें कि मिथाइल वायलेट है, थाइमोल ब्लू है, मिथाइल ऑरेंज है, ब्रोमोफिनोल ब्लू है, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन है, मिथाइल रेड है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू है, थाइमोल ब्लू है, फिनोफ्थलीन है, एलिजरीन येलो है। तो ये सारे जो हैं ये एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। अब इसमें देखें तो ख़ास पीएच रेंज में ये वर्क करते हैं, ठीक है। कौन सा इंडिकेटर किस पीएच रेंज में बेस्ट है, तो इस टेबल से हम आइडिया लगा सकते हैं। अब इसमें ज़रा देखिए, हम स्पेसिफिक दो चार की बात कर लेते हैं, एक दो की। फिनोफ्थलीन जो है इसकी जो रेंज है वो 8.2 से 10 पीएच तक है, ठीक है। इसकी जो एंड पॉइंट है यानी किस पीएच पे ये कलर चेंज करेगा तो 9.3। अब 9.3 से अबव इसका कलर क्या होगा, पिंक या वायलेट, जबकि इससे लोअर साइड पे इसका कलर क्या होता है, कलर लेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता। इसी तरह मिथाइल रेड है तो 4.2 टू 6.3 तक इसकी रेंज है, तो इसका एंड पॉइंट जो है 5.1 है, 5.1 से अबव इसका कलर क्या होगा, येलो होगा, और इससे लेस साइड पे जो है कलर क्या होगा, रेड कलर होगा। तो ये टेबल जो है ये आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और इस टेबल को आप जो है केयरफुली जो है स्टडी करें, आपको आइडिया होगा कि कौन सा इंडिकेटर किस पीएच रेंज में बेटर है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि जो सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर है, सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर यानी चॉइस ऑफ इंडिकेटर,
तो वो पीएच रेंज पे डिपेंड करती है। ठीक है, चूज इंडिकेटर हुज पीएच रेंज फॉल्स नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, यानी वो इंडिकेटर चूज करना चाहिए कि जिसकी जो पीएच रेंज फॉल करती हो किस में, इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन में। और जो चॉइस ऑफ इंडिकेटर है ये पीएच पे डिपेंड करता है एट इक्विवेलेंस, और इंडिकेटर पीएच रेंज पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कुछ इंडिकेटर्स हैं, यानी किस टाइप में कौन सा इंडिकेटर्स जो है बेस्ट हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में जो है इसमें पीएच जो चेंज होती है वो 4 से लेकर 10 तक। ठीक है, इसमें कौन कौन से इंडिकेटर हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोफ्थलीन, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, थाइमोल थाइमोफिथैलीन। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो हैं ये बेस्ट हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह वीक एसिड वीक बेस के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं, तो फिनोफ्थलीन है, थाइमोल फिथैलीन है, थाइमोल ब्लू है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो है मिथाइल रेड है, मिथाइल ऑरेंज। इसमें अक्सर जो है एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, तो ये टेबल जो है आपने केयरफुली इसमें याद रखना है कि किस टाइप के लिए कौन सा इंडिकेटर सूटेबल है। और अगर हम बात करें वीक एसिड और वीक बेस की, तो इसमें कोई भी इंडिकेटर सूटेबल नहीं है, इसमें मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है। तो पीएच रेंज के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हैं, इंडिकेटर को चूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि जो एसिड बेस टाइट्रेशन है उसका जो एक्सपेरिमेंट है तो उसमें क्या क्या चीज़ें एपरेटस में और रिएजेंट्स में रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसमें ज़रा देखें तो हमारे पास सबसे पहले ब्यूरेट जो कि टाइट्रेंट को होल्ड करती है, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ नाउन कंसंट्रेशन। उसके बाद पिपर्ट है जिसकी मदद से हम एनालाइट वॉल्यूम को मेजर करते हैं। उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क है जो कि एनालाइट को होल्ड करता है। इंडिकेटर सोल्यूशन, और इसके अलावा स्टैंडर्ड एसिड बेस सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके अलावा जो है अपरेटिस की बात करें तो उसके लिए हमारे पास जो है स्टैंड जो है, ब्यूरेट, पिपर्ट, इसके अलावा जो है फ्लास्क। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपरेटिस में आती हैं। अब इसका प्रोसीजर देखिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, हम एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रोसीजर जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, राइंस ब्यूरेट विद NaOH सोल्यूशन, पिपर्ट विद HCl। पिपर्ट को HCl के साथ और ब्यूरेट को NaOH के साथ आपने क्या करना है, उसको राइंस करना है। ठीक है, उसके बाद फिल ब्यूरेट विद NaOH सोल्यूशन, ब्यूरेट में आपने टाइट्रेंट को ऐड कर देना है। पिपर्ट के थ्रू आपने 25 ml HCl सोल्यूशन का लेना है इन अ कॉनिकल फ्लास्क। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप आपने ऐड कर देने फिनोफ्थलीन के। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब फिनोफ्थलीन एसिडिक, क्योंकि आपने ब्यूरेट फ्लास्क में एसिड लिया है और आप 2 से 3 ड्रॉप ऐड कर रहे हैं फिनोफ्थलीन के, तो जैसे ही फिनोफ्थलीन जाएगा तो कलर उसका क्या होगा, डिसअपेयर हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्यूरेट के थ्रू जो है टाइट्रेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, ड्रॉप वाइज। ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, ब्यूरेट से रीडिंग को भी रिकॉर्ड करेंगे। अब होगा क्या कि जब एंड पॉइंट आएगा तो कलर जो है वो, अब क्योंकि आपने क्या किया है, बेस ऐड कर रहे हैं ब्यूरेट से, तो आहिस्ता आहिस्ता जब एंड पॉइंट आएगा तो एंड पॉइंट यानी इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आप फर्दर एक ड्रॉप ऐड करेंगे तो अगेन उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए रिपीटेड इस प्रोसीजर को आपने रिपीट करना है ताकि आपके पास कंकरेंट रिजल्ट्स हासिल हों। ठीक है, यानी एक्यूरेट रिजल्ट्स हासिल हों। अब इसमें ज़रा देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन विद नाउन कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जो कि ब्यूरेट में है, उसको आप ऐड कर रहे हैं। नीचे एनालाइट है कॉनिकल फ्लास्क में, और उसके बाद ड्रॉप वाइज एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे पिंक पिंक ड्रॉप्स कलर शो होगा। ठीक है, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है कि सोल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बराबर हो गए। उसके बाद फर्दर एक ही ड्रॉप जाएगा तो क्या होगा, परमानेंट कलर चेंज हो जाएगा, दैट इज अ एंड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो पहले है और नेक्स्ट जो है एक ड्रॉप ऐड करने से जो हमें परमानेंट कलर चेंज नज़र आया है, दैट इज़ अ एंड पॉइंट। और यहाँ पे टाइट्रेशन जो है वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है।
अब यहाँ ज़रा देखिएगा, हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है जी, 25 ml HCl है जिसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं NaOH के साथ। NaOH की मोलैरिटी क्या है, 0.1 मोलर, और इसका जो वॉल्यूम यूज़ हुआ है वो है 24.8 ml। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने HCl की मोलैरिटी फाइंड करनी है। अब हमारे पास बहुत ही सिंपल फार्मूला है, M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2। इस फार्मूला को यूज़ करें। अब क्योंकि हमने क्या करना है, HCl की मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो वो M1 है। HCl का कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ, कितना लिया था हमने, शुरू में 25 ml लिया था। NaOH की मोलैरिटी कितनी है, 0.1 है। NaOH का कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है जो कि हमने ब्यूरेट से नोट करना था, वो है 24.8 ml। तो यहाँ पे हमारे पास HCl की जो मोलैरिटी आती है वो कितनी है, वो है 0.0992 मोलर। अब इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि टाइट्रेशन में किस किस्म के, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में किस किस्म के एरर्स आते हैं। तो इसमें है पैरेललेक्स एरर व्हेन रीडिंग ब्यूरेट, यानी जब आप ब्यूरेट से रीडिंग कर रहे होते हैं तो इनएक्यूरेट रीडिंग की वजह से एरर आ सकता है। इसके अलावा एयर बबल्स इन ब्यूरेट टिप में अगर एयर बबल आ गया है तो तब भी क्या होगा, रिजल्ट है वो डिस्टर्ब होंगे, तो एरर होगा। इसके अलावा ओवर शूटिंग एंड पॉइंट, सम टाइम क्या होता है कि एंड पॉइंट पे आप कंट्रोल नहीं करते जो है टाइट्रेंट को, तो ज़्यादा टाइट्रेंट जो है वो नीचे चला जाता है सोल्यूशन में। ठीक है, तो तब भी क्या होगा, ये भी एक एरर की वजह बनेगा। और यूजिंग इनकरेक्ट इंडिकेटर, आपने क्या किया, इंडिकेटर ये ऐसा यूज़ कर लिया जो कि इनएक्यूरेट था, इनकरेक्ट था, तो उससे भी क्या होगा, रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आएंगे और एरर आएगा। तो इनको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है कि प्रॉपर राइजिंग ऑफ ऑपरेटर्स के थ्रू, स्लो एडिशन नियर एंड पॉइंट, जब एंड पॉइंट आएगा तो आप स्लोली ऐड करें टाइट्रेंट को, और मल्टीपल ट्रायल्स के थ्रू जो है आप एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और एप्लीकेशन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल एसे के लिए, फूड इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो है ये की जाती हैं। अब इसमें कौन से पॉसिबल वाइवा वाइज क्वेश्चन है इस टॉपिक में से, इसमें अक्सर पूछा जाता है कि जो फिनोफ्थलीन है, ठीक है, वाई डू वी यूज़ फिनोफ्थलीन फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में हम फिनोफ्थलीन को क्यों चूज़ करते हैं। ठीक है, फिनोफ्थलीन क्या है, ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वीक एसिड में कलर, यानी एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में क्या करता है, अपना कलर शो करता है। ठीक है, अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो पीएच होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, तो इसलिए फिनोफ्थलीन जो है वो सूटेबल है। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, फिनोफ्थलीन जो है एसिडिक मीडियम में कलरलेस क्यों होता है, हाउ डू यू डिटेक्ट द इक्विवेलेंस पॉइंट विदाउट एन इंडिकेटर, इंडिकेटर के बगैर आप इक्विवेलेंस पॉइंट को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वाई मस्ट ब्यूरेट बी राइंस्ड विद टाइट्रेंट बिफोर यूज़, टाइट्रेशन से पहले जो है ब्यूरेट को प्रॉपर राइंस क्यों करना चाहिए बेस के साथ। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने इस टॉपिक में आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, और होपफुली ये जो लेक्चर है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, इसमें तमाम जो पॉइंट